आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के करीब। 24 घंटों में भारत में आए 63,490 कोरोना के नए संक्रमित मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन नए आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में मरीजों की संख्या 26 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 63,490 मामले भारत में सामने आए हैं, जबकि 944 लोगों की जान यहां पर गई है। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,89,782 पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार की बात करें तो कोरोना के 65,002 मामले यहां पर सामने आए थे, जबकि 996 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,77,444 केस एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से अब तक 49,980 मरीजों की जान जा चुकी है भारत में। वहीं रात की बात यह है कि अब तक 18,62,258 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से महाराष्ट्र राज्य दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 12,714 नए मामले सामने आने के बाद यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 5,84,754 पहुँच गई है। वहीं यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 322 पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़कर अब 19,749 हो गया है। मुंबई शहर में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1254 नए मामले सामने आए, जबकि 28 लोगों की मुंबई में मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1276 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज होने की पुष्टि मिली है, जिन्हें मिलाकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने वाले कुल मरीजों की संख्या करीब 1,52,000 के आसपास हो गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में 10 और कोविड-19 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। उन्हें मिलाकर दिल्ली में अब मरने वालों की संख्या 4,188 हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1,36,251 कोविड-19 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 11,489 मरीज अभी यहाँ पर एक्टिव केस है, जिनमें 5,809 मरीजों को घर पर इलाज इनका चल रहा है। वही बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 8,818 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 114 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,19,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में एक दिन में सबसे अधिक 1,608 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़कर 42,000 के आसपास पहुँच गई है। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस से संक्रमित 7 मरीजों की केरल में मौत हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 140 हो गई है। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अवधि में 803 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 14,890 यहाँ पर उपचाराधीन है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्डेड 2,496 नए मामले सामने हैं। ये नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या यहाँ पर 57,126 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 9 और संक्रमितों की यहाँ पर मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। राज्य में इस वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 333 हो गई है। पंजाब में 12वीं में 98% अंक हासिल करने वालों पर सरकार हुई है मेहरबान। राज्य के विद्यार्थियों पर कैप्टन सरकार मेहरबान होने लगी है। 12वीं के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने का वादा पूरा करने के बाद अब सरकार 12वीं के उन विद्यार्थियों को 51,000 रुपये की राशि पुरस्कार के तौर पर देने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, जिन्होंने 98% या इससे अधिक अंक हासिल किए हैं। खास बात यह है कि उक्त राशि पुरस्कार सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल और विद्यार्थियों को भी इसकी मिलेगी। वहीं शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 335 ऐसे विद्यार्थी को उक्त राशि प्रदान की जाने की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही हो रही है। जानकारी के अनुसार 335 विद्यार्थियों को राज्य भर में उक्त राशि प्रदान की जानी है, जिनमें 155 विद्यार्थी सरकारी और 180 विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों के हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं में 98% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को हौसला बढ़ाने के लिए ये राशि पुरस्कार के रूप में दी जाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद शिक्षा विभाग ने राशि भी जारी कर जिलों तक पहुंचा दी है। हरियाणा में तैयार किए जाएंगे 17,000 किसान मित्र। सरकारी योजना के प्रति अन्नदाताओं को करेंगे जागरूक। हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश में 17,000 किसान मित्र तैयार करेगी। ये किसान मित्र बतौर वेंटाइज किसानों को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है। वे किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें
3900 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया है। वेयर हाउस और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में इसमें अधिक से अधिक राशि हरियाणा के किसानों को मिले, इसके लिए ये योजना बनाई जा रही है। दलाल ने कहा है कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसली ऋण पर ब्याज दर 7% दिए जाने के बावजूद अंततः सरकारी या फिर सरकार फसली ऋण 0% पर उपलब्ध करा रही है। 7% ब्याज की दर से फसली ऋण में 3% केंद्र और 4% राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह किसानों को 0% पे ही फसल ऋण मिल जाता है। वही हरियाणा में इस वर्ष कपास के उत्पादक किसानों को फसल पकाने के समय एकाएक खेतों में कहीं कहीं काला रेतुआ की फसल सूखने की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य के कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि समस्या का हल निकालने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की है, जो कपास के बहुल्य क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। वही बैठक में कृषि महानिदेशक विजय दाया ने मंत्रियों को आश्वासित किया कि फील्ड में आधारित अधिकारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। इस बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए खेतों का दौरा भी करेंगे। संन्यास के ऐलान के बाद धोनी को मिला बीजेपी से बड़ा ऑफर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और मनोज वाजपेयी ने धोनी को राजनीति में आने का यहाँ पर ऑफर दिया है। वहीं स्वामी ने धोनी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने की बात कही है। वहीं भाजपा नेता ने इस ऑफर से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि MS धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, बाकी चीज़ों से नहीं। उनकी क्रिकेट के मैदान में बाधाओं से लड़ने और टीम के प्रेरक नेतृत्व वाली काबिलियत की सार्वजनिक जीवन में जरूरत है। उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं पूर्व दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में धोनी को बधाई देते हुए उन्हें एक गाना उनको समर्पित किया है। वही मनोज तिवारी ने वह गाना गाया जिसमें वो गाना महेंद्र सिंह धोनी ने अपने विदाई वीडियो में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा बीजेपी के नेता खुद का फेमस गाना जय हो बिहार के लाला गाकर धोनी को ये गाना समर्पित किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि वे चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी राजनीति ज्वाइन करें। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त को 7:29 पर इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने किया था। MS धोनी के इसकी जानकारी अपनी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करके दी है। संन्यास की घोषणा के बाद अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या धोनी अपनी अगली पारी की शुरुआत राजनीति में करने वाले हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और सुब्रमण्यम स्वामी ने MS धोनी को राजनीति में एंट्री लेने के सुझाव दिया है। आपको बता दें कि 39 साल के धोनी टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे। वे IPL में भी चेन्नई टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। वही IPL में अबू धाबी, दुबई और शेरजाह में खेला जाएगा। वही कोरोना के चलते BCCI ने टूर्नामेंट को भारत की जगह UAE में शिफ्ट किया है। PM मोदी के ऐलान के बाद NCC का विस्तार शुरू। 1 लाख कैंडिडेट मिलिट्री में लेंगे ट्रेनिंग। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का विस्तार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा था कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में NCC का विस्तार किया जा रहा है। मिशन के तहत करीब 1 लाख नए कैंडिडेट को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC के विस्तार का प्लान को मंजूरी दे दी है। NCC के विस्तार के तहत बॉर्डर और तटीय जिलों के यहाँ पर 1 लाख कैंडिडेट के इस संगठन को शामिल किया जाएगा। इसमें 33,000 लड़कियां होगी। रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से 1000 स्कूलों को तटीय सीमावर्ती जिलों में चिन्हित किया है। इन स्कूलों से NCC कैंडिडेट चुने जाएंगे। NCC का विस्तार की योजना के तहत NCC के 83 यूनिट अपग्रेड की जाएगी। इनमें 53 यूनिट आर्मी में और नेवी में 20 यूनिट और एयरफोर्स में 10 यूनिट होगी। ये यूनिट बॉर्डर और सीमा समुद्री तट के जिलों में नए कैंडिडेट को ट्रेनिंग देंगे। वही आर्मी उन जिलों के लिए नए कैंडिडेट को ट्रेनिंग देगी जो बॉर्डर के आसपास सटे हैं। वही नेवी के पास उन जिलों की में ट्रेनिंग की जिम्मेदारी होगी जो समुद्र तट से सटे हुए हैं, जबकि एयरफोर्स वहां ट्रेनिंग देगी जिन जिलों के आसपास एयरपोर्ट का स्टेशन है। वही सरकार का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग या अनुशासन पूर्ण जीवन की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे सेना में शामिल होने को लेकर भी उत्साहित होंगे। NCC के विस्तार का ये प्लान राज्य के साथ साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा। वही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि NCC की ट्रेनिंग के बाद सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में आपदा से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित नौजवान उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं में करियर के लिए युवाओं में आवश्यक कौशल का विकास होगा।
एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्लान हो सकते हैं महंगे, ग्राहकों को लग सकता है बड़ा झटका। टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से ग्राहकों को झटका दे सकती है। आपको याद होगा कि इस दिसंबर 2019 में कंपनियों ने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए थे। इस महंगे प्लान का सीधा असर ग्राहकों को पड़ा था। एक बार फिर से कंपनियां अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। खबर है कि लॉकडाउन का असर न सिर्फ दूसरे क्षेत्र में बल्कि टेलीकॉम पर भी पड़ा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकती है। अब सवाल यह है कि टैरिफ प्लान कितने महंगे हुए। तो सबसे पहले पिछले साल की स्थिति को समझिए। दिसंबर 2019 में 10 से 40% तक बढ़ोतरी टैरिफ प्लान के अंदर हुई थी। वही एक बार लॉकडाउन का असर तो दूसरे को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान पर योजना बना रही है। टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी होगी, इसकी जानकारी CNBC की एक रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट में अगले महीने यानी सितंबर-अक्टूबर का जिक्र किया गया है, जिसमें एयरटेल और वोडाफोन अपने टैरिफ प्लान महंगे होने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए बढ़ोतरी 2 से 5% तक हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि हर 6 महीने 10% का इजाफा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट का विशेषज्ञ राजीव शर्मा का मानना है कि टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है। अगले कुछ तिमाही में इसका ऐलान किया जा सकता है। मौजूदा हालातों को देखते हुए इसका ऐलान किया जा सकता है। वही टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी पर जुलाई में ही विशेषज्ञों ने कहा था कि इस वक्त ज़्यादातर उपभोक्ता किफायती रिचार्ज प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी अगर टैरिफ प्लान बढ़ाने का फैसला लेती है तो समझदारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना का जितना असर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर पड़ा है, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनियां एक साल में 2 बार टैरिफ प्लान की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पूरे मामले में अब तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टेलीकॉम कंपनियों पर हो रहे नुकसान को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घाटे से उबरने के लिए कंपनियां अपनी टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है। मणिपुर में संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक किया है। राज्य सरकार ने जारी किया है नए आदेश। मणिपुर सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक कर दिया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।